In this video, we'll discuss history, events, themes, writers, and trends of the modern period, which extends from 1914 to 1945. हम लूजली अटैच कर सकते हैं जॉर्जियन एरा को भी मॉडर्न पीरियड के साथ, तो इसीलिए इस ट्रांजिशन को हम इस तरह कंसिडर करेंगे कि एडवर्डियन टू डायरेक्ट मॉडर्न और जॉर्जियन टू डायरेक्ट मॉडर्न। लेकिन चूंकि एडवर्डियन में किंग एडवर्ड और जॉर्जियन में किंग जॉर्ज अलग अलग दो रीन्स रहे हैं, तो इसलिए उनको अलग डिस्कस किया है। जो ट्रांजिशन हुई है उसमें सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन का बहुत बड़ा फैक्टर है। वर्ल्ड वॉर वन ने बहुत डेवस्टेटिंग, तबाहकुन और बहुत ही मायूस कुन, डिसइल्यूजन किस्म की तब्दीलियां लेके आई है और उसने सोसाइटी पे, कल्चर पे और लिटरेचर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। और जो भी राइटर्स हैं जिन्होंने जंग के ट्रॉमास को और जंग की तकलीफों को और परेशानियों को और मुसीबतों को हैंडल किया है, तो उन्होंने थीम ऑफ एलिनेशन एड्रेस की है, जिसको हम आइसोलेशन या सेपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जंग की वजह से लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई है और डिस्टेंसिंग हुई है। और फिर उसमें मायूसी का एक एलिमेंट है जिसको हम डिसइल्यूजनमेंट भी कहते हैं। और फिर ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज है कि जो विक्टोरियन और एडवर्डियन ट्रेडिशनल वैल्यूज थी वो खत्म हुई हैं और चीजें मॉडर्निज्म की तरफ गई हैं। तो इस मॉडर्न पीरियड में मॉडर्निस्ट लिटरेचर डेवलप होना शुरू हुआ है, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन हुई है विद द फॉर्म, लैंग्वेज एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स थी, जिनमें एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स थे, स्टाइल्स थे, थीम्स थी, जो कि बहुत टाइम से लिटरेचर में चली आ रही थी और जिनमें डिफरेंट जॉनर्स थे, जैसे नॉवल है, पोइट्री है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरीज हैं, और एक कन्वेंशनल प्लॉट स्ट्रक्चर होता था, कैरेक्टराइजेशन होती थी, एक नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता था, और एक स्टोरी टेलिंग का जो एक्सप्रेशन है उसमें इमेजिनेशन आई और आर्टिस्टिक मूवमेंट्स आई, नए स्टाइल्स आए, नए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस आई, जिनमें अगर एग्जांपल में हम डिस्कस करें तो क्यूबिज्म है, सररियलिज्म है, विजुअल आर्ट है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ये डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिनमें जैज म्यूजिक भी हुआ है और लिटरेचर रीडिफाइन हुआ है। और इन राइटर्स ने ट्रेडिशनल फॉर्म को छोड़ के फ्रेगमेंटेड, केओटिक और डायनामिक किस्म की नेचर जो मॉडर्न लाइफ की है उसको कैप्चर करना शुरू किया है और चीजों को डायरेक्ट किया है, सिंपल किया है और ज्यादा फंक्शनल किया है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। हम पिछले दो पीरियड्स में भी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्विकली देखते हैं कि 20th सेंचुरी में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन में इनोवेशन हुई है, कम्युनिकेशन के डायनामिक्स चेंज हुए हैं, इंडस्ट्री लगी है, और ये जो चेंजेस हैं इन्होंने डेली लाइफ को कंट्रीब्यूट किया है और उसमें एक सेंस ऑफ डिसलोकेशन भी हुई है। लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ एक अच्छे रोजगार और अच्छी जिंदगी की तलाश में आए हैं, जिससे इमिग्रेंट का कॉन्सेप्ट बढ़ा है और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बढ़ा है, और इससे जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है उसको एक एक्सप्रेशन मिली है और नए आइडियाज और नई थीम्स मिली है। नेक्स्ट इज कल्चरल शिफ्ट। जो इंटरवार पीरियड है उसमें सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट आए हैं, जिसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर, सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी लोगों का चेंज हुआ है। तो राइटर्स जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ हैं, जेम्स जॉयस हैं, उन्होंने एक्सप्लोर की हैं थीम्स और ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ जेंडर जो हैं उनसे हट के एक नया नैरेटिव स्ट्रक्चर दिया है। तो बेसिकली जेंडर, सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो वुमेन राइट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं और जेंडर रोल्स जो है वो रीडिफाइन हुए हैं, जैसा कि खवातीन डोमेस्टिकेटेड रोल से निकली हैं और सफरेज मूवमेंट का एक जिक्र किया है हमने पीछे जो पीरियड्स डिस्कस किए हैं उनमें वोटिंग के राइट्स मिले हैं, और एक फ्लैपर कल्चर आया है जिसमें खवातीन जो है वो ज्यादा फैशनेबल हो गई और उनका बिहेवियर और एटीट्यूड जो है वो ज्यादा ओपन और ज्यादा सेकुलर हो गया है, और मीन्स के उन्होंने शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिए हैं, स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दिए हैं, छोटे बाल रखना शुरू कर दिए हैं, और मीन्स की ओपन पब्लिक में वो स्मोकिंग करती थी और इस तरह की चीजें। और जो सेक्सुअलिटी का एक्सप्रेशन है तो वो जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज हैं, जिसमें सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप पे खुल के बात हुई है, और फिर आइडेंटिटी जो है मॉडर्निज्म में वो भी इंटरवार पीरियड में कैरेक्टराइज हुई है, जिसमें थीम्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो है वो डिस्कस होना शुरू हुई है और इन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है उनको चैलेंज किया है। और फिर सेक्सुअलिटी में जो सबसे ज्यादा ब्रेक थ्रू आया है तो वो LGBTQ के राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर लोग जो हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टिग्मा फील कर रहे थे और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था सोसाइटी का उनके साथ, उनके राइट्स की बात हुई है। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हुई हैं, जिनमें एग्जिस्टेंशियलिज्म है, साइको एनालिसिस है और मार्क्सिज्म है। ये जो मूवमेंट है इन्होंने लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस किया है, राइटर्स को नई थीम्स में भी लिए हैं और उन्होंने क्वेश्चन किए हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, उनकी कॉन्शियसनेस को और सोसाइटल स्ट्रक्चर को। एग्जिस्टेंशियलिज्म बेसिकली इंडिविजुअल एबिलिटी पे फोकस करता है और ये अपनी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी बनाने पे फोकस करता है और उसके एक्शन और उसकी चॉइसेस जो हैं उनको वैल्यू करता है और उनको फ्रीडम देता है, जिसमें हमें ऑथेंटिसिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ की चीजें मिलती हैं।
और जो साइको एनालिसिस है, तो फ्रियॉड की जो थ्योरीज हैं जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है इड, ईगो एंड सुपर ईगो का, अना, फोके अना, और फिर लिबिडो जो एक इंसानी शहवत का एलिमेंट है, और फिर एक इडिपस कॉम्प्लेक्स जो मेल टू फीमेल रिलेशंस हैं। तो इन्होंने ना सिर्फ साइकोलॉजी को इम्पैक्ट किया है बल्कि लिटरेचर, आर्ट और कल्चरल स्टडीज में भी इनकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है। और मार्क्सिज्म जो है ये बेसिकली इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एक मिक्सचर है और कल्चरल स्टडीज में इंक्लूड है, जो बिलीव करता है कि जो सोशल क्लासेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे खत्म किया जाए। तो मार्क्सिस्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है इसको खत्म किया जाए और क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाए और हर चीज कॉमन ओनरशिप में लाई जाए और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको भी कॉमन ओनरशिप में लेके आया जाए। तो मार्क्सिस्ट बेसिकली क्लास सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सो इंटरवार पीरियड जो है इसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है। ग्रेट डिप्रेशन रहा है, बैंक्स जो हैं बैंकरप्ट हो गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गई है, पॉवर्टी, होमलेसनेस, हंगर, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, हद से ज्यादा। सो ये इकोनॉमिक हार्डशिप जो है इसने एक सोशल अपहीवल जो है उसको इन्फ्लुएंस किया है और एक डिस्टर्बेंस और एक डिसऑर्डर रहा है सोसाइटी में, जिसकी वजह से लिटरेचर में नई थीम्स मिली हैं जिनमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस मेजर थीम्स हैं। Now we discuss that what factors contributed in the development of modern period. So first of all, industrial revolution. 18th century में ये फिनोमेना स्टार्ट हुआ है और 19th century तक चला है और इसने बहुत ज्यादा सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस लाई हैं, इकोनॉमिक चेंजेस लाई हैं। इसमें अर्बनाइजेशन हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, लेबर पैटर्न्स शिफ्ट हुए हैं और ट्रेडिशनल वे से हट के जिंदगी से नए एक्सपीरियंसेस और नए पर्सपेक्टिव ड्रा हुए हैं और लिटरेचर ने भी उससे अपना एक्सप्रेशन और अपना नैरेटिव लिया है। जैसे कि लोग खेतों में काम करते थे, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो कि डोमेस्टिकेटेड होती थी उनमें काम करते थे, ये स्किल और क्राफ्ट होता था, तो बेसिकली वो मैस प्रोडक्शन की तरफ चले गए, फैक्ट्रीज में चले गए, शिफ्ट में काम होने लग गया, लोगों की ट्रेनिंग होना शुरू हो गई, फिर उसकी वजह से एक एजुकेशनल सिस्टम भी बना क्योंकि लोगों को ट्रेन करना था। तो ये सारी चीजें हम पीछे प्रीवियस पीरियड्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा फिजिक्स को, बायोलॉजी को, साइकोलॉजी को और सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया है और इस इन्फ्लुएंस ने रिलीजियस और फिलोसॉफिकल जो बिलीव्स हैं, फिलोसॉफिकल बिलीव्स, उनको चैलेंज किया है। जैसे कि एक बिलीव जो था वो ये था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, तो बेसिकली ये कंट्रास्ट बना रिलीजियस बिलीव्स के साथ। और इसी तरह गैलीलियो जो है उनकी जो फिलोसफीज थी और बहुत जो साइंटिफिक एडवांसमेंट करने वाले लोग थे, इनको रिलीजियसली और फिलोसॉफिकली बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें एक डार्विनियन थ्योरी हमने पढ़ी है जो, और इसी तरह एक बिग बैंग की थ्योरी है। सो फिजिक्स में देखें तो आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटी दिए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दी है जिसने यूनिवर्स को रिवोल्यूशनलाइज किया है। बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चार्ल्स डार्विन जो है उनकी जो डार्विनियन थ्योरी है, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है और डाइवर्सिटी जो एक जमीन के ऊपर जिंदगी की डाइवर्सिटी है, इसने बहुत ज्यादा मिथ्स क्रिएट की हैं और रिलीजियस ट्रेडिशन और एक स्पार्किंग किस्म की डिबेट जनरेट की है। और साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिगमंड फ्रॉयड हैं, इन्होंने नई इनसाइट्स दी हैं, वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि साइकोलॉजी सबसे पहले कहते थे कि इज द स्टडी ऑफ सोल, तो उसके बाद इन्होंने कहा जी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, और फिर इन्होंने कहा कि दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और इसी तरह सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है जो कि क्लासलेस सिस्टम पे बिलीव करती है और उस तरह की और थ्योरी, तो ये सारी एडवांसमेंट्स बेसिकली साइंटिफिक एडवांसमेंट की बाय प्रोडक्ट्स हैं या उन पे बेस कर रही हैं। सो इनमें राइटर्स और थिंकर्स जो हैं उन्होंने इन तमाम इम्प्लीकेशंस को जो कि साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उनको नए तरीकों से अंडरस्टैंड किया है और उनसे नई कॉम्प्रिहेंशंस ली हैं और फिर वर्ल्ड और ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने नया लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस एंड सोशल मूवमेंट्स। सो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस जो हैं 18th सेंचुरी में, वो भी इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, इक्वालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये जो पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं सब्सिक्वेंट, इन्होंने जो सोशल मूवमेंट जिसमें फेमिनिज्म है, एबोलिशनिज्म है और वर्कर्स राइट्स हैं, इन्होंने एक डिबेट को फ्यूल दिया है और लिटरेरी वर्क में पावर, अथॉरिटी और सोशल जस्टिस की बात होने लगी है। अगेन फेमिनिज्म एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है जो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एडवोकेट करती है। और इसी तरह जो एबोलिशनिज्म है ये एक मूवमेंट है, ये स्लेवरी और स्लेव ट्रेड जो है उसकी इरेडिकेशन पे बात की गई है। राइज ऑफ अर्बनिज्म एंड मैस कल्चर,
सिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उसकी वजह से मैस कल्चर बढ़ा है, और इससे जो एडवांसमेंट्स हुई हैं और ट्रांसपोर्टेशन हुई है और जो कम्युनिकेशन हुई है, इसकी ज़रूरत पड़ी है और वो फैसिलिटेट भी हुई है। तो ये जो डाइवर्स किस्म की पॉपुलेशन क्लोजर कांटेक्ट में आई है और उन्होंने न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन डेवलप किए हैं और एक नया किस्म का कल्चरल और एक कम्युनिकेशन एक्सचेंज स्टार्ट हुआ है। तो राइटर्स ने इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो कि अर्बन लाइफ में स्टार्ट हुई हैं और उसमें जो आइसोलेशन या एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न एग्जिस्टेंस में और मैस मीडिया का इम्पैक्ट ह्यूमन सबकॉन्शियस के ऊपर और उसकी आइडेंटिटी के ऊपर, इनको एक्सप्लोर किया है। तो बेसिकली लोग क्लोजर कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे घर हैं और दीवारें हैं और लोगों का जो एक बिजी स्केड्यूल है, तो वो करीब होने के बावजूद भी दूर हैं, जिसको हम भी आजकल फेस कर रहे हैं। कि जो मैस कल्चर है ये बेसिकली एक कल्चरल प्रोडक्ट है, ये कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट, कि उनकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती है क्योंकि उनकी कंजप्शन लार्ज स्केल पे हो रही है, एक ब्रॉड ऑडियंस के लिए जो चीज़ बनाई जाती है। तो उसमें एक पॉपुलर म्यूजिक है या ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हैं या टेलीविजन शोज हैं या कमर्शियल हैं। तो लिटरेचर में ये जो चीज़ें हैं, ये एक टारगेट ऑडियंस जो इनकी है वो एक मल्टी कल्चरल हो गई है और ज्यादा हो गई है, तो इसको मैस कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। मॉडर्न पीरियड में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं लिटरेरी थ्योरी पे भी और क्रिटिसिज्म पे भी। तो ये जो मोमेंट्स हैं जिनमें फॉर्मलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है और साइको एनालिसिस है, इन्होंने ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, यानी कि लिटरेचर को किस तरह समझा जाता था या इंटरप्रेट किया जाता था, उनको भी चैलेंज किया है। और नए एवेन्यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुए हैं जिनमें एक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज है, टेक्स्ट है और मीनिंग है, यानी कि चीज़ों को पहले सिंपल सिंगल हैंडेडली या फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव नहीं लिया जाता था, अभी सोच के अंदाज भी बदल गए थे। फॉर्मलिज्म एक अप्रोच है जिसमें लिटरेचर, आर्ट या दूसरे जो कल्चर चीज़ें होती हैं उनको फॉर्मल क्वांटिटीज से एनालाइज किया जाता है, जैसे कि उनका स्ट्रक्चर, स्टाइल, टेक्निक और उनका सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उसमें जो क्रिटिक्स होते हैं वो नैरेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, लैंग्वेज को देखते हैं, सिंबोलिज्म को देखते हैं, विजुअल कंपोजिशन को देखते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि किस तरह मीनिंग्स क्रिएट किए गए हैं या मीनिंग्स कन्वे किए गए हैं किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में। स्ट्रक्चरलिज्म जो है, अगेन ये थियोरेटिकल अप्रोच है जो इन्वॉल्व करती है लिंग्विस्टिक्स को और एंथ्रोपोलॉजी को, और इसमें तीनों चीजें लिटरेरी थ्योरी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स की स्टडी नहीं होती, बल्कि जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या हिडन स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है और समझा जाता है। और साइको एनालिसिस ये बेसिकली एक थेरेप्यूटिक मेथड है जो कि अनकॉन्शियस माइंड को और उसके इन्फ्लुएंस को बिहेवियर पे, इमोशंस पे और पर्सनैलिटी पे स्टडी करता है। वर्ल्ड वॉर एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, सो ये जो कैटास्ट्रोफ हुआ है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है और इस तरह के जो इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, और इनका प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ है कलेक्टिव साइक ऑफ ह्यूमैनिटी के ऊपर, यानी कि इंसानियत मिन हैसुल कौम, सिर्फ एक फर्द नहीं, सब कलेक्टिवली इसका एक असर हुआ है। और उनका सोल, स्पिरिट, एसेंस, बीइंग, इनर सेल्फ, माइंड, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, हर चीज जो है इम्पैक्ट हुई है। और ये तमाम डेवस्टेशन और डिसइल्यूजनमेंट जो है, तबाही और मायूसी है, इसने और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए हैं जिससे राइटर्स ने क्वेश्चन किए हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज और बिलीव्स को, कि वो उनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और जो लिटरेरी वर्क्स हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट की है फ्रेगमेंटेड, एक डिसजॉइंटेड किस्म का लिटरेचर और अनसर्टेन, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और अक्सर तो एब्सर्ड नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ उन्होंने बयान की है। तो ये जो एब्सर्ड नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ है, इसमें डिस्पेयर है, एंग्जाइटी है, एलिनेशन है, मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हुई है, पैसा आया है, लेकिन लोगों में मायूसी, लोगों में परेशानी, बेचैनी और लोगों में फासले बढ़े हैं, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ है वो रैशनैलिटी के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर जा रही है, जो कि गैर इंसानी किस्म का एक रवैया है, और उससे फिर एब्सर्ड किस्म की थीम्स जो हैं वो जनरेट हुई हैं। मीन्स बेसिकली हमारे आसपास की जो वर्ल्ड है ये इर्रेशनल है, कि जिस तरह हमारे जहन में एक बहुत बड़ा बंगला और बहुत बड़ी कोठी है और वो भी हम बहुत मजबूत और बहुत लश किस्म की बनाना चाहते हैं, महंगी से महंगी कार में रहना चाहते हैं, और मेरी जिंदगी हमारी थोड़ी सी है तो पूरी जिंदगी हम ख्वाहिशों के पीछे गुजार रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है उसकी ना। तो इसमें जो एल्बर्ट कैमस हैं, उनका एक काम है द मिथ ऑफ सिसिफस। तो ये बेसिकली मॉडर्न एग्जिस्टेंस की ह्यूमन क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड सीमिंगली इर्रेशनल वर्ल्ड, मतलब कि हम अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो एक ख्वाबों की दुनिया है और हम दुनिया में ही जन्नत बनाने के चक्कर में हैं, या इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली हम सब दुनिया के पीछे पड़ गए और मटेरियलिज्म के पीछे पड़ने की वजह से स्पिरिचुअलिटी का लॉस हुआ है। कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज्ड कल्चरल एक्सचेंज हुआ है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुई है, क्योंकि कलोनियलिज्म पूरी दुनिया में फैला है, उसकी वजह से ट्रेड फैला है, उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं और
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बढ़े हैं, तो राइटर्स जो हैं वो उनको एक्सेस हुई है डाइवर्स किस्म के कल्चर्स तक, लोगों की क्रॉस कल्चरल मूवमेंट हुई है और राइटर्स की भी मूवमेंट हुई है, और फिर उन्होंने डिफरेंट किस्म के क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनको एज ए थीम यूज किया है, और लिटरेरी ट्रेडिशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से। तो ये जो क्रॉस पोलिनेशन ऑफ आइडियाज है, इसने इन्फ्लुएंस किया है लिटरेरी लैंडस्केप को, और जो मॉडर्न पीरियड है उसमें न्यू फॉर्म्स और स्टाइल्स और एक्सप्रेशन डेवलप हुए हैं और इमर्ज हुए हैं, जिसकी एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं जिस तरह के E.M. फॉस्टर का जो नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया। तो बेसिकली E.M. फॉस्टर को क्रॉस कल्चरल एवेन्यू मिला है, तो उन्होंने पैसेज टू इंडिया लिखा है। और जो न्यू फॉर्म्स और न्यू स्टाइल्स मॉडर्न पीरियड में डेवलप हुए हैं, तो ये हम पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जैज म्यूजिक और लिटरेचर की नैरेटिव टेक्निक्स जिसमें फ्रेगमेंटिक और कियोटिक किस्म के कंटेंट्स जो इंक्लूड किए गए हैं, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ वी लुक इनटू द थीम्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। सो जो ऊपर फैक्टर्स की बात हुई है और जो ट्रांजिशन की बात हुई है, तो बेसिकली वही इवेंट्स और वही फैक्टर्स थीम्स में कन्वर्ट हुए हैं और लिटरेचर में डिस्कस हुए हैं। सो द फर्स्ट थीम इज डिसइल्यूजनमेंट एंड एलिनेशन। मायूसी है, डिसअपॉइंटमेंट है, सिनिसिज्म है और आइसोलेशन है, डिस्टेंसिंग है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का, तो तमाम इंडिविजुअल्स जो है वो डिसइल्यूजन्ड हैं, मायूस हैं, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो वे ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सो T.S. इलियट, इजरा पाउंड और अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो हैं, इन्होंने एक सेंस ऑफ आइसोलेशन और एलिनेशन और डिसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो हिजरत करके गए हैं, उनका बताया है कि वो जनरेशन्स तक फील हुई हैं, और उन्होंने जंग के बाद एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी में शिफ्ट हुई हैं, और उन्होंने ट्रॉमेटाइज किया लोगों को। फ्रेगमेंटेशन ऑफ रियलिटी। फ्रेगमेंटेशन मीन्स डिसइंटीग्रेशन, डिस्ट्रक्शन। सो मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर्स के साथ, लैंग्वेज के साथ, और उन्होंने जो मीनिंग्स कन्वे किए हैं उनकी नेचर फ्रेगमेंटेड है, डिसजॉइंटेड है, और जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है और जो उसका एक्सपीरियंस है उसको भी उन्होंने फ्रेगमेंटेड वे से प्रेजेंट किया है, यानी कि उनमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें बयान नहीं हुई। सो जो भी टेक्निक्स अप्लाई हुई हैं जिनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है और कोलाज है, ये रिफ्लेक्ट करती हैं डिसऑर्डर्ड और केओटिक वर्ल्ड ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि वर्ल्ड भी केओटिक थी और जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसके नैरेटिव्स भी केओटिक थे और नए थे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नैरेटिव है जो कि फ्लो ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस को जो एक कैरेक्टर के ज़हन में चल रही होती हैं, कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड स्ट्रीम होता है, उनको कैप्चर करते हैं। तो उसमें कोई कन्वेंशनल पंक्चुएशन नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई नेचुरल थॉट प्रोसेस नहीं होता, और कोई ऑर्गेनाइज्ड स्टोरी टेलिंग नहीं होती इसमें। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग जो है ये भी अगेन एक नैरेटिव स्ट्रक्चर है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो नहीं करता। सो ये मींस बैक एंड फोर्थ टाइम में जंप करता रहता है, मेमोरी बेस्ड होता है, फ्लैशबैक्स होती हैं इसमें, और आउट ऑफ ऑर्डर इवेंट्स को पोर्ट्रे किया जाता है। इससे फिर सस्पेंस क्रिएट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, और नैरेटिव जो है वो एक पजल के तौर पे रीडर के लिए रिप्रेजेंट होता है। अगेन कोलाज एक आर्टिस्टिक टेक्निक है जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स को असेंबल किया जाता है, जैसे कि फोटोग्राफ हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं, फैब्रिक्स हैं। तो ये कोलाज, जब हम मोबाइल के कैमरे भी देखें तो उसमें भी एक कोलाज की एक आती है ऑप्शन, तो उसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मल्टीपल विजुअल आर्ट्स को, लिटरेचर को, म्यूजिक को इकट्ठा करके एक बना देने को, असेंबल करके एक करने को। तो उसमें जो पैब्लो पिकासो हैं, ये जॉर्ज बरोक हैं, और अगेन T.S. इलियट की जो वेस्टलैंड है, ये सारी कोलाज की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज लॉस एंड ट्रॉमा। सो जो एक्सपीरियंस ऑफ वॉर है और इसकी जो आफ्टरमैथ है, कि लिटरेचर पे बहुत अरसा तक रही है, और इसकी इमर्जेंस और अपीयरेंस जो है, ये मटेरियलाइजेशन जो है वो मॉडर्न पीरियड तक फील की जाती है। सो राइटर्स जो हैं उन्होंने लॉस की, ट्रॉमा की और सर्च फॉर द मीनिंग एंड पर्पस की थीम्स को एक्सप्लोर किया है, और इंक्रीजिंगली एक केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल किस्म की दुनिया जो है उसको अपनी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट किया है। एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट, ये बेसिकली एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी है, एक ड्रेड है, एक डिस्पेयर है, खौफ है, जो कि फ्रॉडुलेंट और फंडामेंटल किस्म के जो क्वेश्चंस हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, मीनिंग ऑफ लाइफ के, फ्रीडम के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के और मॉर्टेलिटी के, जो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, उनके दरमियान में ये एक गुस्सा है, एक परेशानी है, एक बेचैनी है, जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो अगेन इसमें सर्च फॉर द मीनिंग, और मीनिंग, सर्च फॉर द मीनिंग इन अ वर्ल्ड विच इज सीमिंगली मीनिंगलेस। मतलब दुनिया ही पूरा नक्शा तबाह हुआ पड़ा है, तो उसमें बंदा क्या मीनिंग तलाश करे। और उसमें एंग्जाइटी है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के बारे में, और जो प्रोमिनेंट मॉडर्न लिटरेचर है उसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है। सो राइटर्स जो हैं जिस तरह के फ्रांस कफ्का हैं, ये जीन पॉल सार्ट्रे हैं,
इन्होंने अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस और अनसर्टेनिटी ऑफ द मॉडर्न कंडीशन इसको फॉलो किया है और एक्सप्लोर किया है। सोशल क्रिटिक एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, इंटरवॉर पीरियड में सोशल और पॉलिटिकल अपील बहुत ज्यादा रहा है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है और फाशिज्म बढ़ा है और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ी है। सो राइटर्स जो हैं जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल हैं, ऑल्डोस हक्सले हैं या जॉन स्टीनबेक हैं, इन्होंने अपनी राइटिंग में क्रिटिसाइज किया है इनजस्टिसेस ऑफ द टाइम को और उन्होंने वार्न किया है टोटलिटेरियनिज्म है और जो अनचेक्ड कैपिटलिज्म है इसके खतरात से इन्होंने आगाह भी किया है। टोटलिटेरियनिज्म जो है ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है और एक सिंगल पार्टी होती है या एक डिक्टेटर होता है जो कि पब्लिक के और प्राइवेट लाइफ के तमाम मैटर्स को हैंडल कर रहा होता है। तो अगेन इंडिविजुअल फ्रीडम सप्रेस होता है, सेंसरशिप होती है, प्रोपोगेंडा होता है और स्टेट वायलेंस यूज की जाती है पावर और कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए। तो इसको हम टोटलिटेरियन रिजीम कह सकते हैं। और जो अनचेक्ड कैपिटलिज्म की टर्म यूज हुई है तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कम से कम गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करती। तो एक लार्जेस्ट फेयर पॉलिसीज जो होती हैं कि जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं, फ्री मार्केट है और उनका ऑपरेशन फ्री है, उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, उनकी मर्जी के रेट है। तो इसमें अगेन जो सोशल वेलफेयर है, इक्वालिटी है या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और प्राइवेट ओनरशिप में इनका हमें नुकसान करना पड़ता है। जिस तरह के आजकल माहौल को नुकसान हो रहा है तो तमाम फैक्ट्रियों वाले अपना वेस्ट फेंकी जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ नफे से कर्ज है और किसी चीज से कर्ज नहीं है। या हमारे आसपास चीजों के जो भी रेट चल रहे हैं, गाड़ियों से लेके खाने पीने की चीजों तक, तो बिल्कुल अनचेक्ड चीजें हैं। तो इसको बेसिकली अनचेक्ड कैपिटलिज्म का नाम दिया गया। और कैपिटलिज्म के बारे में कहते हैं कि अगर लोग खुदकुशियां करना शुरू होंगे तो ये लोग रस्सियां बना के बेचना शुरू कर देंगे कि हमारी रस्सियां बिकेंगी, जिस तरह कोविड में मास्क बिके। फाशिज्म की एक टर्म यूज हुई है, अगेन ये भी एक इंतहाई दाएं बाजू की या राइटेस्ट किस्म की एक अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि डिक्टेटरशिप या अल्ट्रा नेशनलिज्म और एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम पे बिलीव करती है। जबकि जो लेफ्ट के लोग होते हैं या बाय विंग के लोग होते हैं वो बेसिकली फ्रीडम पे और लिबर्टी पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर एंड आइडेंटिटी। तो मॉडर्न पीरियड में जो ग्रोइंग अवेयरनेस है अबाउट द इश्यूज ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी, जिसको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। सो राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस, इन्होंने इन थीम्स को भी एक्सप्लोर किया है, जिसमें जेंडर फ्लूइडिटी है, सेक्सुअल अवेकनिंग है और कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी है। तो ये सब वर्जीनिया वुल्फ ने भी और जेम्स जॉयस ने भी इन पे काम किया है। जेंडर फ्लूइडिटी एक ऐसी टर्म है या कॉन्सेप्ट है जिसमें जेंडर आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल हो सकती है और फ्लूइड भी हो सकती है। तो वो मतलब रादर देन बीइंग फिक्स बाइनरी कैटेगरीज की, मींस कोई बंदा खुद को मेल या फीमेल कंसिडर करवाना चाहे तो उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है या फ्लूइडिटी है कि वो कर सकता है। तो मीन इट इज हिज चॉइस और हर चॉइस। और जो सेक्सुअल अवेकनिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई बंदा अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में आगाह होता है, अपनी डिजायर्स के बारे में, अपनी अट्रैक्शंस के बारे में। तो मीन ये जो बढ़ती हुई उम्र है जिसमें हमें अपने एप्टीट्यूड का या हमारे झुकाव का या मेलान का पता लगता है कि मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं या लड़के अच्छे लगते हैं। सो मीन्स इस वक्त ये जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कोई स्ट्रेट है या नहीं है, मीन्स कि लड़का अगर लड़की को पसंद करता है और उसको लड़की में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो इसका मतलब कि वो स्ट्रेट है, या लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करती है इसका मतलब वो स्ट्रेट है। अगर एक लड़का लड़के में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे या एक लड़की लड़कियों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे तो अगेन यहाँ पे एक सेक्सुअल अवेकनिंग का एलिमेंट जो है, मीन्स के यंग अडल्टहुड में या एडोलेसेंस में चीजें सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं की गई या प्रेफरेंसेस सेट नहीं की गई या जो एलिमेंट ऑफ रिलेशनशिप है उसको चेक नहीं रखा गया। इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जिस तरह 5-6 बहनों का एक भाई होता है तो वो भाई भी बहनों की तरह बिहेव कर रहा होता है, या 5-6 भाइयों की एक बहन होती है तो वो भी लड़का ही होती है ऑलमोस्ट अपनी हरकतों में। सो दिस इज आवर लास्ट थीम, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन। सो मॉडर्निस्ट लिटरेचर में स्पिरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन हमें हर जगह नजर आता है। सो राइटर्स ने लिमिट्स को पुश किया है और जो ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स हैं नॉवल की, राइटिंग की और एक जो वो नैरेटिव फिक्स्ड किस्म का फॉर्मेट फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर का, लैंग्वेज का, उससे निकल के और तमाम जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कन्वेंशंस हैं उससे हट के उन्होंने एवंट गार्ड किस्म की टेक्निक्स जो है उनको एक्सप्लोर किया है और रियलिटी को रिप्रेजेंट किया है। एवंट गार्ड टेक्निक्स जो हैं ये बहुत ही इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल किस्म की अप्रोचेस हैं। ऊपर एक एक हमने जिक्र किया है इसका, लेकिन इसको कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं कि ये विजुअल आर्ट्स में अगर देखा जाए तो क्यूबिज्म है। जिस तरह पेब्लो पिकासो की हमें पेंटिंग्स नजर आती हैं तो उसमें क्यूबिज्म इन्वॉल्व है। एब्स्ट्रैक्ट किस्म की कंपोजिशंस है, मीन उल्टी सीधी लाइनें लगाई और डब्बे बनाए हुए हैं और उसको आर्ट का नाम दिया हुआ है। सो मीन्स जो समझते हैं उनके लिए बहुत वैल्यू है। अगेन डैडिज्म जो है वो
दादा आर्ट्स या डैडा आर्टिस्ट्स हैं, जिनमें हैना होच हैं और इस तरह के और आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने एब्सर्डिटी को, चेंस को और एंटी आर्ट स्ट्रेटजीज जो हैं उनको यूज किया है ताकि वो सोसाइटी और आर्ट को एक कन्वेंशनल नोशंस के ऊपर क्रिटिक कर सके। और फिर सरियलिज्म है, ये एक आर्टिस्ट मूवमेंट है जिसमें इमेजरी, इरेशनल जुक्सटापोजिशंस और एक ऑटोमेटिक किस्म की टेक्निक जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और ड्रीम लाइक सिचुएशन है। लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक कट अप टेक्निक है जिसमें टेक्स्ट को रैंडम तरीके से कट करके एक नई मीनिंग्स और नई एसोसिएशंस बनाने की कोशिश की जाती है। मैजिक रियलिज्म है जिसमें फ्रांस काफ्का या हमारे जो बेन ओकरी हैं इन्होंने भी इसको यूज किया। तो फैंटास्टिक एलिमेंट्स जो हैं जिनमें मंडेन रियलिटी, डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ की रियलिटी को एक मैजिकल वे से प्रेजेंट किया जाता है जिसमें एलिमेंट ऑफ मेटाफिजिकल सुपरनेचुरल एलिमेंट शामिल होता है। नाउ वील डिस्कस द मेजर डिविजन्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब पीरियड्स। वन इज अर्ली मॉडर्निज्म फ्रॉम 1914 टू 1920। तमाम चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको हम क्विकली पढ़ते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि जो सब डिविजन्स हैं इनमें क्या हुआ। सो अर्ली मॉडर्निज्म में रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर वन, लिटरेचर जो प्रोड्यूस हुआ है उसने डिसइल्यूजनमेंट को, ट्रामा को और जितनी भी अनरेस्ट थी और केओटिक सिचुएशन थी वर्ल्ड वॉर वन की, उसको हैंडल किया है। सो इसमें टी.एस. इलियट, इज़रा पाउंड, विल्फ्रेड ओवन, इन्होंने थीम्स ऑफ एलिनेशन, फ्रेगमेंटेशन और कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज को एक्सप्लोर किया है। ये तमाम चीजें, एलिनेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या हैं, ये ऊपर डिस्कस हो चुकी हैं। अगेन फॉर्म और लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंटेशन हुई है। सो मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं उन्होंने इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक्स डेवलप की हैं जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, फ्रेगमेंटेशन है और कोलाज है। और इन्होंने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी कैप्चर किया है कि हर बंदा जब उसको पढ़े तो अपने हिसाब से उसको पजल को सॉल्व करे और उसमें से मीनिंग ड्रॉ करे, सब्जेक्टिव। सो जेम्स जॉयस की जो यूलिसिस है और वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे है, ये एग्जेम्पलीफाई करती हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जिसमें सब्जेक्टिव नेचर है। अगेन कल्चरल एंड आर्टिस्टिक रिवोल्ट। सो मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो है ये एक पार्ट है ब्रॉडर कल्चरल और आर्टिस्टिक रिवोल्ट का, जो कि विक्टोरियन कन्वेंशंस और नॉर्म्स जो हैं उनके अगेंस्ट ये खड़े हुए हैं और उनको चैलेंज किया है। सो राइटर्स जो हैं उन्होंने ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म से एक ब्रेक ली है और वो फ्री फॉर्म की तरफ गए हैं और उन्होंने न्यू मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्लोर किए हैं जिससे उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को, एनेक्सिटीज को और प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट किया है। नेक्स्ट सब डिवीजन इज इंटर वॉर पीरियड फ्रॉम 1920s टू 1930s। सो अगेन ये लिटरेरी रिस्पॉन्स है सोशल और इकोनॉमिक चेंज को, और जो इंटर वॉर पीरियड में सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनरेस्ट रही है और केओटिक सिचुएशन रही है जिसमें ग्रेट डिप्रेशन सबसे ज्यादा अहम है। तो स्कॉट फिट्जगेराल्ड और अर्नेस्ट हेमिंग्वे या जॉन स्टिनबेक ने इन चेंजेस का इंडिविजुअल और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है अपनी राइटिंग में बताया है। एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। सो जो एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं जिनमें सर्च फॉर द मीनिंग इन अ वर्ल्ड विच इज अनसर्टेन, एक ऐसी मीनिंगलेस दुनिया में सर्च फॉर द मीनिंग एक प्रोमिनेंट फीचर बना है इस पीरियड में। सो जो फ्रांस कफ्का हैं, जीन पॉल सार्ट्रे हैं या अल्बर्ट कैम्बस हैं, इन्होंने आइडेंटिटी, एलियनेशन और एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट जो है, जिनको हम ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इन थीम्स पे काम किया है। सो पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड सोशल क्रिटिक। बहुत से राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिकली एंगेज होकर लिटरेचर को यूज किया है और सोशल इनजस्टिसेस के ऊपर और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर क्रिटिक की है। तो जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल्स का एनिमल फॉर्म है, ये बहुत एक जबरदस्त किस्म का ये काम है जिसमें इन्होंने जानवरों की एक दुनिया से बड़ा सेटेरिकली और बड़ा आयरॉनिकली रिप्रेजेंट किया है कि इंसान क्या कर रहे हैं। एंड 1984, ये दोनों जो जॉर्ज ऑरवेल की लिटरेरी वर्क्स हैं, ह्यूमन मिजरी या डिस्टोपियन या एज बैड एज इट कैन बी, इस तरह के विजन्स और टोटलिटेरियनिज्म जो है और जो सोसाइटल कंट्रोल है उस पर बात की है। लास्ट सब डिवीजन इज लेट मॉडर्निज्म एंड ट्रांजिशन टू पोस्ट वॉर लिटरेचर 1940s। इसमें इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू पे बात की गई है क्योंकि उसने भी लिटरेचर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ड्रामा और सर्वाइवल और ह्यूमन कैपेसिटी, वायलेंस और डिस्ट्रक्शन की थीम्स को हैंडल किया है। सो जोसेफ हेलर, कर्ट वॉन्गेट और एम फ्रैंक जो हैं, इन्होंने हॉरर्स ऑफ वॉर अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट किए हैं। कंटिन्यूड एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। सो हालांकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शंस रही हैं वार की, लेकिन फिर भी लिटरेरी एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये खत्म नहीं हुई और नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। सो राइटर्स जो हैं उन्होंने न्यू फॉर्म्स और न्यू स्टाइल्स एक्सप्लोर की हैं ताकि वो पोस्ट वार
और ड्यूरिंग वॉर जो ट्रॉमा है और जो डिस्ट्रक्शन है उसको एक्सप्रेस करें। और जितने भी पोस्ट वॉर पोइट्स हैं, जिस तरह के ऑर्डन हैं, थॉमस हैं, इन्होंने बाउंड्रीज को पुश किया है और लैंग्वेज और फॉर्म के साथ इन्होंने प्ले किया है फुली जितना हो सकता है। इमर्जेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। सो लेट मॉडर्न पीरियड में हमने ये भी देखा है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट टेंडेंसी स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ग्रैंड नैरेटिव्स जो है वो बढ़ा है। स्केप्टिसिज्म इज डिसबिलीव, डाउट, और इन्होंने एम्फेसिस किया है मेटाफिक्शन पे, बियॉन्ड फिक्शन, और इंटरटेक्सचुअलिटी पे। इंटरटेक्सचुअलिटी मीन्स कि एक टेक्स्ट जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है उसके रिस्पॉन्स में एक नया टेक्स्ट प्रोड्यूस किया गया है। एंड ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन हाई एंड लो कल्चर। तो जो कल्चरल डिवाइड है और एक कल्चर को सुपीरियर समझा जाता है और एक कल्चर को इंफीरियर समझा जाता है, उनकी बाउंड्रीज को भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। जिस तरह के गोरे जब इधर आए थे तो वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझते थे और हमारे कल्चर को इंफीरियर समझते थे। अभी हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं। सो अगेन वर्ल्ड वॉर 1 हुई है 1914 टू 1918, डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द हिस्ट्री। मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हुई है इसमें और वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा डेवस्टेशन और तबाही हुई है, और इसने इल्यूजन्स को, प्रोग्रेस को, स्टेबिलिटी को शटर करके रख दिया, हिला के रख दिया। और ये जो वाइड स्प्रेड मायूसी फैली है, डिसइल्यूजनमेंट हुई है, ट्रॉमा हुआ है, लोगों ने इसको जिया है और लोगों पे ये बीती है, और इसका जो इम्पैक्ट है लिटरेचर के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा हुआ है। और राइटर्स जो हैं विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्राइड सेसन और एरिक मरिया, इन्होंने डिपिक्ट किए हैं हॉरर्स ऑफ ट्रेंच वॉरफेयर, मतलब कि जो इतनी लंबी जंग और फिर सर्द जंग जो कि मोर्चों में लड़ी गई है और उसमें कितनी ह्यूमन कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, और जो वॉरफेयर था वो कितना इंडस्ट्रियलाइज था, यानी कि मैस प्रोडक्शन हुई है इंडस्ट्री से, जिसमें टैंक्स थे, एविएशन थी, बॉम्ब्स थे। और मीन्स के एक तीर तो जाके एक बंदे को मारता है, तो ये जब एक चीज गिरती थी तो नीचे फिर ना वो परिंद देखती थी, न चरिंद देखती थी, न दरिंद देखती थी, न इंसान देखती थी। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ है। सो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में हुआ है, इसने टिसारिस्ट रजीम जो है उसको ओवरथ्रो किया है। तो हम प्रीवियसली ये देख चुके हैं कि मोनार्कीज खत्म हुई हैं और सोवियत यूनियन जो है वो कम्युनिस्ट रूल के अंडर चली गई है। और ये जो रेवोल्यूशन है इसके बहुत फार रीचिंग किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, बिल्कुल उस तरह जिस तरह के 9/11 के वाक़े के ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत लंबे असरात हुए हैं। ये तो हमने अपनी जिंदगी में देखा है। सो जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट हैं जो कि फ्रीडम को और लिबर्टी को एडवोकेट करती हैं, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रही हैं, और जो रेवोल्यूशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड वो बहुत ज्यादा हुई हैं, बहुत ज्यादा इनकलाब आए हैं, और इससे लिटरेचर भी इन्फ्लुएंस हुआ है, आर्ट भी इन्फ्लुएंस हुई है। और राइटर्स जॉर्ज ऑरवेल जो हैं या आर्थर कोएल्स्टर जो हैं, इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं थीम्स ऑफ रेवोल्यूशन, टोटलिटेरियनिज्म और सोशल जस्टिस। नेक्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 1939 तक वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। सो ग्रेट डिप्रेशन जो है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है इसमें 1929 में, और पूरा 1930 तक पूरा साल ही क्रैश रही है। और ये डिप्रेशन जो है इससे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, गुर्बत हुई है, सोशल अनरेस्ट हुई है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं। ये हर चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोनों पीरियड्स में। और बहुत प्रोफाउंड किस्म का इम्पैक्ट हुआ है लिटरेचर के ऊपर, और इससे ह्यूमन टॉल ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, टॉल मीन बहुत ज्यादा क्लोसल किस्म का जो हार्डशिप्स हैं और स्ट्रगल्स हैं, आम लोगों ने जो बर्दाश्त की है और सर्वाइव किया है मुश्किल टाइम में, भूख बर्दाश्त की है, नंग बर्दाश्त की है, बेघरी बर्दाश्त की है, होमलेसनेस बर्दाश्त की है, सब कुछ। सो राइज ऑफ फैशिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। सो इंटरवार पीरियड जो है इसने देखा है राइज ऑफ फैशिज्म इटली में, जर्मनी में, स्पेन में, जिसमें मेज़ोलिनी और एडॉल्फ हिटलर इनकी एग्जांपल्स देते हैं, हिटलर की और मेज़ोलिनी की। और जैसे जैसे ये फैला है इससे अथॉरिटेरियनिज्म फैला है दुनिया के दूसरे इलाकों में। और जो लीडर्स हैं जिस तरह के मेज़ोलिनी हैं, अडल्फ हिटलर हैं, फ्रांसिस्को फ्रैंको हैं, इन्होंने नेशनलिस्ट और अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया है, और जिससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं वो स्प्रेस हुए हैं और उनको खतरा था, थ्रेटन हुए हैं। सो जॉर्ज ऑरवेल और अल्डोस हक्सले और फ्रांस काफ्का जो है, इन्होंने थीम्स ऑफ पॉलिटिकल ऑपरेशन, प्रोपेगेंडा और इरोजन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, किस तरह मतलब कि एक फर्द की आज़ादी को सल्ब किया गया या ख़त्म किया गया, इन पे काम किया है। नेक्स्ट इज मेजर इवेंट वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 1945। एक और डेवस्टेटिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसमें दुनिया की मैक्सिमम जो कौमें हैं या नेशंस हैं या मुल्क हैं वो इससे इफेक्ट हुए हैं और इसमें इन्वॉल्व भी हुए हैं। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई हैं इसमें। और जंग ने देखा है कि जो नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें
एयर रेड्स हुई हैं, हवाई हमले हुए हैं, टैंक्स का इस्तेमाल हुआ है, एटॉमिक बॉम्ब्स यूज हुए हैं हिरोशिमा के ऊपर। इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन किया है। इन्होंने ना जानवर देखा है, ना बंदा देखा है, ना परिंदा देखा है, जो कुछ था हशरातुल अर्ज तक नहीं बचे इनसे। सो इसका जो इम्पैक्ट है लिटरेचर के ऊपर वो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है। और एन फ्रैंक जो है, ये कर्ट वोनेगट जो है, ये प्रिमो लेवी, इन्होंने डिपिक्ट किया कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर कितनी है और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इन द फेस ऑफ वायलेंस एंड प्रोसिक्यूशन कितना है। प्रोसिक्यूशन, हरासमेंट या ऑपरेशन, माल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं इसको। नाउ वी लुक एट दैट कौन कौन से राइटर्स थे और उन्होंने क्या क्या काम किया है मॉडर्न पीरियड में। तो इसको भी हम उसी तरह डिवाइड करते हैं जिस तरह हमने मॉडर्न पीरियड को डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्ली मॉडर्निज्म 1914 टू 1920s। तो सबसे पहले हैं टीएस इलियट 1888 टू 1965। इनको हमने जॉर्जियन पीरियड में भी डिस्कस किया है क्योंकि इनका लाइफ स्पैन इतना है कि ये इस पीरियड में भी थे, उस पीरियड में भी थे। सो द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुई है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग 1915 में पब्लिश हुआ है। सो टीएस इलियट जो है बहुत फोरमोस्ट पोइट है अर्ली मॉडर्निज्म के, और इनकी जो पोइम है द वेस्टलैंड बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कंसिडर की जाती है 20th सेंचुरी में, क्योंकि इसके अंदर फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है और एल्यूजन्स हैं। इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, कनेक्शंस दिए हैं माइथोलॉजी से, लिटरेचर से, और इन्होंने मायूसी की, डिसइल्यूजनमेंट की थीम्स जो हैं और जो कल्चरल डीके है, कैसे कल्चर तबाह हुआ है या खराब हुआ है, उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज इजरा पाउंड 1885 टू 1972, द कैंटोस 1970 टू 1969, और फिर हो सेल्विन मॉबले 1920s। सो इजरा पाउंड जो है ये एक लीडिंग फिगर है मॉडर्निस्ट मूवमेंट के, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है इनका अदर राइटर्स के ऊपर भी जो उस वक्त के थे। और उनकी जो पोइट्री है पर्टिकुलरली द कैंटोस, ये रिफ्लेक्ट करती है एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म, लैंग्वेज और कल्चरल थीम्स। और इनका जो इंटरेस्ट है वो क्लासिकल लिटरेचर और एशियन पोइट्री के अंदर भी रहा है। नेक्स्ट इज जेम्स जॉयस 1882 टू 1941, यूलिसिस 1922 में पब्लिश हुई है, एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916 में पब्लिश हुई है। सो जेम्स जॉयस जो है अगेन सेलिब्रेट किए जाते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग नैरेटिव टेक्निक्स की वजह से, और इनकी जो एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो यूनिक है। और यूलिसिस इनका जो काम है ये एक मॉडर्निस्ट मास्टरपीस है जो कि एक्सपीरियंस ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम ओवर कोर्स ऑफ सिंगल डे, डबलिन के अंदर एक दिन गुजारा है इस बंदे ने, और उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो नरेशन है और जो एक इनोवेटिव लैंग्वेज है वो इन्होंने रिप्रेजेंट किया यूलिसिस के अंदर। तो एक दिन की जो कहानी है डबलिन की, उसको इन्होंने अपने इस ग्राउंड ब्रेकिंग नैरेटिव में बयान किया। वर्जीनिया वुल्फ 1882 टू 1941, सो मिसेस डैलोवे 1925 और टू द लाइट हाउस 1927। वर्जीनिया वुल्फ भी एक इनोवेटिव नैरेटिव स्टाइल की वजह से जानी जाती हैं, और इनकी जो एक्सप्लोरेशन है इनर लाइफ्स, जो भी इन्होंने कैरेक्टर बनाए हैं उनकी इनर लाइफ में इन्होंने झांका है। और इनके जितने भी काम हैं वो थीम्स ऑफ मेमोरी के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर, और अगेन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द टाइम, मीन सब्जेक्टिविटी है इनके काम के अंदर। मिसेस डैलोवे जो है वो भी इनका एक लैंडमार्क लिटरेरी वर्क है जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की नरेशन है। जबकि टू द लाइट हाउस अगेन सेलिब्रेट किया जाता है इसके लिरिकल प्रोज की वजह से, और इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे की है ह्यूमन रिलेशनशिप और उनकी इंटरकनेक्टेडनेस। नाउ वी लुक एट द इंटरवार पीरियड राइटर्स। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो हैं 1899 टू 1961, द सन आल्सो राइजेस 1926 में पब्लिश हुआ है। अ फेयरवेल टू द आर्म्स 1929 में पब्लिश हुआ है। सो हेमिंग्वेज जो हैं बहुत अंडरस्टेट किया इन्होंने प्रोज के स्टाइल को, और इन्होंने मायूसी को, डिसइल्यूजनमेंट को, और जो एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट है और जो लॉस्ट जनरेशन है उसको कैप्चर किया है। सन आल्सो राइजेस एक ग्रुप ऑफ रिफ्यूजीज हैं, ये कलोनियल्स हैं, ये एक्सपैट्स हैं जो कि पोस्ट वर्ल्ड वन यूरोप के हैं, उनकी बात करता है। और जो अ फेयरवेल टू द आर्म्स है ये एक अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि इटली में ड्यूरिंग द वार काम करता रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करता है। जॉर्ज ऑरवेल 1903 टू 1950, एनिमल फॉर्म 1945 में इन्होंने लिखा है, 1984 1949 में इन्होंने लिखा है। सो ऑवेल्स के जितने भी काम हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं शार्प सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक की वजह से, और इनकी जो डिस्टोपियन विजन है, इनके एज वर्स एज इट कैन बी, फ्यूचर में जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया ह्यूमन मिजरी को रिप्रेजेंट किया इन्होंने। सो एनिमल फॉर्म एक एलिगोरिकल सटायर है। एलिगोरिकल मीन सिंबॉलिक, मेटाफोरिकल, जिसमें फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की गई है, जो कि रशियन रेवोल्यूशन और राइज ऑफ स्टालिनिज्म, जो स्टालिन है जोसेफ स्टालिन, उन पे बेसिकली। और 1984 डिपिक्ट करती है
टोटलिटेरियन सोसाइटी रूल्ड बाय द सर्विलेंस एंड प्रोपेगेंडा, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी की बात हो रही है जिस पे डिक्टेटरशिप है और उस पर थ्रू आउट सर्विलेंस है, उन पे नजर रखी जा रही है और उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनको स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, और प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट इज D.H. लॉरेंस 1885 टू 1930। इनको हमने प्रीवियस पीरियड में भी डिस्कस किया है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन के हिसाब से इस पीरियड में भी। लेडी चैटरलीज लवर 1928 में एंड सन्स एंड लवर्स 1913 में पब्लिश हुई है। सो लॉरेंस के जो नॉवेल्स हैं ये एक्सप्लोर करते हैं थीम्स ऑफ सेक्सुअलिटी, साइकोलॉजी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्सुअलिटी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड सिविलाइजेशन। इंस्टिंक्ट मीन्स नेचर, कैरेक्टर, जबकि लेडी चैटरलीज लवर जो है ये कंट्रोवर्शियल किस्म की एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेयल है सेक्सुअलिटी की और एक क्रिटिक है सोशल क्लास के ऊपर, जबकि सन्स एंड लवर्स जो है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ फैमिली है, फैमिली डायनामिक्स है कि एक फैमिली किस तरह आपस में इंटरेक्ट करती है और उसके रोमांटिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उस पे बात की है उन्होंने। नेक्स्ट इज जॉन स्टीनबेक 1902 टू 1968, ऑफ माइस एंड मैन 1937 में पब्लिश हुआ है। द ग्रेप्स ऑफ रॉथ 1939 में पब्लिश हुआ है। सो स्टीनबेक्स नॉवेल्स जो हैं ये फोकस करते हैं स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स और सोशल इनजस्टिसेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, इतनी डिप्रेशन जिसमें लोग मतलब के बहुत ही परेशानी में रहे हैं। और ऑफ माइस एंड मैन जो है ये ट्रेजिक टेल ऑफ फ्रेंडशिप है, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो इस कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में। और जो ग्रेप्स ऑफ रात है ये बेसिकली फॉलो करती है, ये गरीब किसानों की फैमिली है जो खानदान का नाम है जोड। तो इसमें कैरेक्टर्स हैं टॉम जोड, माँ जोड, पा जोड, अंकल जॉन। तो बेसिकली ये जोड फैमिली है। जिस तरह हमारे नामों के साथ अक्सर गुल होता है, खान होता है, और वो ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया जाते हैं एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। नाउ वी डिस्कस लेट मॉडर्निज्म एंड ट्रांजिशन टू पोस्ट वार लिटरेचर। सो उनमें एल्बर्ट कैमस हैं 1913 टू 1960। इन्होंने द स्ट्रेंजर 1942 में लिखी है और द प्लेग 1947 में लिखी है। सो कैमस जो है एक फ्रेंच अल्जेरियन राइटर हैं जो कि एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी और एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इस पे इन्होंने बात की है। ये एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है और एक्सटेंशियलिज्म क्या है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो द स्ट्रेंजर जो है ये एक ऐसी स्टोरी को फॉलो करती है जो कि डिटैच्ड है और एक इनडिफरेंट किस्म का आदमी है, और वो एक सेंसलेस किस्म का, एक बिल्कुल अहमकाना किस्म का कत्ल कर देता है। उसकी कहानी है ये। और द प्लेग जो है वो एक एलेगोरिकल, एक सिंबॉलिक, एक फिगरेटिव किस्म का नॉवल है जो कि आउटब्रेक ऑफ अ डेडली डिजीज, अल्जेरियन टाउन के अंदर एक मोलिक किस्म की बीमारी फूट पड़ती है, उसके बैकड्रॉप में लिखी गई है द प्लेग। W.H. Auden 1907 टू 1973, द एज ऑफ एंग्जाइटी 1947 में पब्लिश हुई है। सितंबर 1 1939 इनकी पोएम है। सो ऑर्डन एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट हैं जो कि अपनी इंटेलेक्चुअल रिगर की वजह से, कंसिस्टेंसी, ये प्रिसीजन, रिगर, प्रिसीजन और एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल थीम्स की वजह से पहचाने जाते हैं। तो इनकी द एज ऑफ एंग्जाइटी जो है एक लॉन्ग पोएम है जो रिफ्लेक्ट करती है एनेक्सिटीज और अनसर्टेनिटीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और जो सितंबर 1 1939 अगेन ये एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 पे, और ये ह्यूमैनिटी पे उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये उसका इन्फ्लुएंस क्या है, ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रेपरकशंस क्या है, उनको एक्सप्लोर करती है। नेक्स्ट इज जीन पॉल सार्ट्री 1905 टू 1980, नॉजिया 1938 में लिखी है इन्होंने और नो एग्जिट 1944 में लिखी है। सो सार्ट्रे जो हैं ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं और राइटर हैं जिनको अगेन उनकी एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी की वजह से और एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रीडम की वजह से, ऑथेंटिसिटी की वजह से और ह्यूमन कंडीशन पे बात करने की वजह से जाना जाता है। नॉजिया एक नॉवल है जो कि एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, जीने का जो एक खौफ है, और एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के जी के क्या करेंगे, कुछ बचा ही नहीं, इस पे बात करता है। एंड नो एग्जिट जो है वो एक प्ले है जो एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ अगेन एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड नेचर ऑफ हेल, कि दुनिया को दोज़ख बना दिया गया है और कैसा जीना है और क्यों जीना है और किसके लिए जीना है। डेलन थॉमस 1914 टू 1953, अंडर मिल्कवुड 1954 में पब्लिश हुआ है। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ये इनकी एक पोएम है। सो थॉमस जो है ये एक वेल्श पोइट हैं और प्ले राइट भी हैं जो कि अपने लश और लिरिकल लैंग्वेज की वजह से
और थीम्स ऑफ लाइफ, डेथ और नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की वजह से मशहूर है। सो अंडर मिल्कवुड एक रेडियो प्ले है इनका जो हमें ऑफर करता है। एक स्मॉल वेल्श टाउन है, उसकी इन्होंने एक पोर्ट्रेट खींची, एक तस्वीर बनाई है और उसके जो रिहायशी हैं, उसके जो इनहेबिटेंट्स हैं, उनकी बात की है। जबकि डू नॉट गो जेंटल इनटू द गुड नाइट, ये एक बड़ी पॉइग्नेंट और बड़ी इमोशनल सी और बड़ी टचिंग सी एक रिफ्लेक्शन है मॉर्टेलिटी के ऊपर और डिफाइंस के ऊपर इन द फेस ऑफ डेथ, ट्रांजिएंस बेसिकली। नाउ वी क्विकली लुक एट द लिटरेरी मूवमेंट्स of modern period. So first we go with modernism, late 19th century to the mid 20th century, जो कि मॉडर्न पीरियड को ओवरलैप करती है। इसमें मॉडर्निज्म जो है उसने ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स जो है उनको रिजेक्ट किया है और इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की है और जिसमें फ्रेगमेंटेशन और सब्जेक्टिविटी नजर आती है हमें। अब कौन से ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे जिनको नेगेट किया गया है और कौन से न्यू फॉर्म्स थे जो बने हैं, ये हम वीडियो के अवाइल में डिस्कस कर चुके हैं। जो राइटर्स हैं उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटीज को, एम्बिग्विटीज को जो मॉडर्न लाइफ की हैं और एब्सर्डिटीज जो हैं उनको बहुत ही इनोवेटिव और नैरेटिव टेक्निक से, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है, ये एल्यूजन्स हैं, रेफरेंसेस हैं, ये डिफरेंट किस्म के कनेक्शंस हैं, उनसे बयान किया है। सो इसमें नोटेबल वर्क्स जो हमें अगर देखें तो द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट, यूलिसेस बाय जेम्स जॉयस, या टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ और द साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम्स फॉकनर, ये एग्जांपल्स हैं मॉडर्न लिटरेचर की, मॉडर्निज्म की। नेक्स्ट इज लॉस्ट जनरेशन। सो पोस्ट वॉर वन एरा में, पर्टिकुलरली 1920s में, लॉस्ट जनरेशन रेफर करता है एक राइटर्स के ग्रुप की तरफ जो कि वर्ल्ड वॉर वन में एक ग्रुप बना है और ये लोग डिसइल्यूजन्ड हैं, मायूस हैं वर्ल्ड वॉर वन के एक्सपीरियंस से और इनके जितने भी वर्क्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं एमलेसनेस, पॉइंटलेसनेस, सेंसलेसनेस, पर्पसलेसनेस, लैक ऑफ पर्पस, डिसइल्यूजनमेंट, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, सिनिसिज्म एंड मॉरल डीके पोस्ट वॉर पीरियड का। और अगेन ये सर्च फॉर द मीनिंग में है, एक ऐसी दुनिया में ये मीनिंग की तलाश में है जिसमें ना कोई वैल्यू है, ना कोई मीनिंग है, ना कोई जिंदगी है, ना कोई वजह है जीने की, क्योंकि वो जंगों का जमाना है। सो इनमें द ग्रेट गैट्सबी, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड जो है, और द सन ऑल्सो राइजेस बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे और टेंडर इज द नाइट बाय एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, अगेन लॉस्ट जनरेशन की लिटरेरी वर्क्स हैं। नेक्स्ट मूवमेंट इज सरियलिज्म। इसको भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो 1920s में ये इमर्ज हुई है और 1930s तक रही है और उसके बियॉन्ड भी गई है। सो इसमें आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं उन्होंने अनकॉन्शियस की तरफ, अनकॉन्शियस माइंड और ड्रीम्स की एक जो दुनिया है उसकी तलाश में गए और जिसमें फैंटेसीज हैं और इर्रेशनल किस्म की चीजें हैं जिनको ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता। सो फैंटेसीज में अनरियलिटीज, इमेजिनेशंस, विम्स और इल्यूजन्स और ड्रीम्स हैं और फिक्शन है, जबकि इरेशनल को अगर हम कंसिडर करें तो एक इलॉजिकल, अनरीजनेबल, ये पॉइंटलेस किस्म की चीजें। सो सरियलिस्ट जो है उनमें बिजार किस्म की इमेजरी है, स्ट्रेंज और क्यूरियस, समझना मुश्किल है उसको, और अनएक्सपेक्टेड जुक्सटापोजिशंस, मींस इररिलेवेंट चीजों को इकट्ठा किया हुआ है, कुछ समझ नहीं आती कहना क्या चाहते हैं। और एक एम्फेसिस है इनका स्पॉन्टेनिटी पे और फ्री एसोसिएशन पे, मतलब कोई कैद नहीं, कोई तरतीब नहीं, कोई रूल नहीं, इम्पल्सिवनेस और एक विम्सिकल और एक बिल्कुल आजाद ख्याल किस्म की चीजें। तो इनमें एंड्रे ब्रटन ने नटजा लिखी और द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, सैल्वेडर डेली, इन्होंने ये जो काम किए हैं उनमें बेसिकली हमें रियलिज्म नजर आता है। सोशल रियलिज्म नेक्स्ट मोमेंट है, अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई है और इसको प्रोमिनेंस मिली है 1930s में। सो सोशल रियलिज्म जो है ये रोजाना की एवरीडे लाइफ की जो रियलिटीज हैं उनको बयान करती है और स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास और जो सोशल इनजस्टिसेस हो रहे हैं उस टाइम में उसको हाईलाइट किया है सोशल रियलिज्म ने। सो इसमें राइटर्स और आर्टिस्ट ने फोकस किया है थीम्स ऑफ पॉवर्टी पे, इनइक्वालिटी पे, लेबर एक्सप्लॉयटेशन पे कि मजदूरों के साथ क्या जुल्म हो रहा है और उनकी किस तरह हक तलफी की जा रही है, और उनकी ये कमिटमेंट थी कि सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना चाहते हैं। तो इसमें जो ग्रेप्स ऑफ रॉथ है बाय जॉन स्टीनबेक और फिर नेटिव सन बाय रिचर्ड ड्राइट और देयर आइज वर वॉचिंग गॉड बाय जोरा नील हर्स्टन, ये सोशल रियलिज्म के वर्क्स हैं। नेक्स्ट वी गो विद एक्सिस्टेंशियलिज्म। सो मिड 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ है और इससे बहुत ज्यादा मॉडर्न पीरियड का लिटरेचर इन्फ्लुएंस हुआ है। और एक्सिस्टेंशियलिज्म जो है बेसिकली जो इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो कि इंडिविजुअल की स्ट्रगल को एक्सप्लोर भी करती है और उसमें मीनिंग और पर्पस फाइंड करती है, और मीनिंग और पर्पस फाइंड कर रही है एक ऐसी दुनिया में जो सीमिंगली इनडिफरेंट है, जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है या अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि जंग का जमाना है। सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर जो है ये डिपिक्ट करता है कैरेक्टर्स को कि वो किस तरह ग्रैपल करते हैं, पकड़ते हैं
डील करते हैं क्वेश्चंस ऑफ ऑथेंटिसिटी को, फ्रीडम को, और किस तरह एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जीने के जो मसाइल हैं और उसके अंदर जो मॉडर्निज्म की वजह से, ये अर्बनाइजेशन की वजह से, ये मैस कल्चर की वजह से जो एब्सर्डिटीज आई हैं उनको किस तरह हैंडल करते हैं। सो अगेन, नॉजिया बाय जीन पॉल सार्ट्रे और द स्ट्रेंजर बाय एल्बर्ट कैम्पस और द ट्रायल बाय फ्रांज काफ्का, ये बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म मूवमेंट के वर्क्स हैं। नाउ वी कंक्लूड द मॉडर्न पीरियड। सो मॉडर्न पीरियड 1945 टू 1945 तक, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 तक रहा है, और उसने बहुत ही पिवटल किस्म की, बहुत बड़ी और बहुत एक क्रूशल मूवमेंट रही है ये ग्लोबल हिस्ट्री में। इसके दौरान बहुत डेवस्टेटिंग किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जिसके अंदर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन रही है, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, कैजुअलिटीज हुई हैं, और 1945 में ये एंड हुआ है, जिसमें तमाम एक्सेस पावर्स जो है, जो पार्टनरशिप या अलायंसेस बने थे, जब उनको डिफीट हुई है तब जाके जान छूटी है। और द कंक्लूजन ऑफ वॉर जो है, उससे फिर रिकंस्ट्रक्शन निकली है। उशर्ड मींस अकम्पनीड, मीन जंग के खत्म होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन और प्रोफाउंड किस्म के जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स शुरू हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। यूनाइटेड नेशंस का इदारा बना है इसमें, जिसका मकसद ये था कि एक इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बचा जाए। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में और सोवियत यूनियन में एक कोल्ड वॉर चलती रही है बहुत अरसे तक, और अगेन उसने भी आने वाली कई दिहाइयों तक जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको डिफाइन किया है। और पोस्ट वॉर एरा जो है, उसमें जितने भी जंग ज़दा इलाके थे, वॉर टॉर्न नेशंस, उनको रीबिल्ड करने के लिए एफर्ट्स की गई हैं, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो इंसानी सानिया हुआ है, ये उसको हल करने की कोशिश की गई है। और जो बहुत तेजी से एक वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया का निज़ाम चेंज हो रहा था, उसके चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए, समझने के लिए और एड्रेस करने के लिए कोशिश की गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।